नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजनल क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। उसका जो है 3 मेन टॉपिक जो है मेन टॉपिक का जो वीडियो है वो YouTube पर अपलोड किया जा चुका है और ये चौथा पार्ट है और चौथा पार्ट सबसे अंतिम पार्ट है। और जो पीछे का जो तीनों पार्ट है वो लाइन बाय लाइन बिल्कुल अपलोड किया जा चुका है। आप लोग टॉपिक वाइज सर्च करके वीडियो देखें, समझें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ये बहुत ही टफ चैप्टर था और बहुत लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस चैप्टर में लंबा समय लगा इसको समझाने में, बताने में, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग जो है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे और ग्रेट डिप्रेशन में वर्ल्ड वार 1 में कैसे इकोनॉमिक जो है वो रिफॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग फिर अभी ये चौथा टॉपिक है, उसमें फिर हम लोग वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। अब इसमें पहले वाले में वर्ल्ड वार 1 पढ़े थे, इस चौथे टॉपिक में वर्ल्ड वार 2 का 2 के बाद क्या इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन था वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या कहता है, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार इरा, ठीक है। तो फिर इस लड़ाई की बात कर रहा है। ये वो लड़ाई है जो 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक चला, ठीक है। उस लड़ाई की ये बात किया जा रहा है। तो 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 हुआ था, ठीक। तो ये जो था पहली लड़ाई से बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी था, क्योंकि तब तक जो था और बहुत सारे ऐसे देश थे जो और टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे और बहुत ही खतरनाक हथियार बना के अपने पास रख लिए थे। यहाँ तक कि परमाणु बम का भी उपयोग किया गया इस वार में जापान के ऊपर, ठीक है। ये जो वार था पिछले वार से कई गुना ज़्यादा विध्वंसकारी था और उससे कई ज़्यादा लोग जो थे पहले वार से इसमें मारे गए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो 2 डिकेड बाद यानी 20 साल बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो 20 साल का अंतर के बाद फिर लड़ाई हो गया, ठीक है। फिर वही जो था, एक तरफ था एक्सिस पावर जिसमें नाजी जर्मनी, जापान और इटली, ये एक्सिस पावर में थे, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। और एक तरफ था एलाइज पावर, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रूस और यूएस। इसमें भी एलाइज पावर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और यूएस जीत जाते हैं, ठीक है। ये वार जो है लगभग 6 साल तक चला और हर फ्रंट पे लड़ा गया, हवा में, समुद्र में, ज़मीन पर, हर जगह पर लड़ा। जब डेथ का जो डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ही खतरनाक था, यानी 60 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए। यानी कहा जाता है कि 1939 का जो पॉपुलेशन था उसका 3% लोग मारे गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मिलियंस लोग जो थे इसमें घायल हुए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा जो है डेथ वो बैटल फील्ड के अलावा हुए, यानी कि सिविलियन लोग ज़्यादा मारे गए सोल्जर की अपेक्षा, ठीक है। तो पूरा यूरोप और एशिया बर्बाद हो गया इस वार के कारण, और इकोनॉमिक रूप से पूरा वर्ल्ड जो था वो बर्बाद हो गया और सब जगह पर सामाजिक डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया। और इसका जो रिकन्स्ट्रक्शन था वार के बाद वो बहुत ही मुश्किल एक टास्क था, ठीक। सबसे ज़्यादा 2 क्रूशल सबसे भयानक प्रभाव जो पड़ा वार के बाद कि पहले वर्ल्ड वार में यूएस जो था इमर्ज्ड हुआ डोमिनेंट पावर, यानी पहला जब लड़ाई हुआ विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1 तो उसमें यूएस जो था वो एक डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी, सब पर राज करने वाला, आर्थिक, सामाजिक और मिलिट्री पावर बन के आया वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें सोवियत यूनियन का डोमिनेंस जो था वो निकल के आया, ठीक है। तो पहले वार में यूएस और सेकेंड वर्ल्ड वार में रसिया, ये दोनों जो थे वर्ल्ड डोमिनेंट कंट्री थी, ठीक है। उसके बाद फिर आया ग्रेट डिप्रेशन के चक्कर में फंस गई दुनिया वर्ल्ड वार 2 के बाद। जब वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद की दुनिया डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। और वर्ल्ड वार के बाद अब पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो पोस्ट वार इन वार के बाद कैसे सेटलमेंट हुआ और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है ये आप समझिए। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, वहाँ पर सम्मेलन किया गया सभी देशों ने मिल करके और IMF का स्थापना किया, वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया, ठीक है। पूरी दुनिया में दोबारा से लड़ाई ना हो इसके लिए, है ना, UN की स्थापना की गई, ठीक है। वो आज भी चलता है, आज भी जो है UN की जो संस्था है बहुत देशों में है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और अर्थव्यवस्था यानी कि वाणिज्यिक, ठीक।
तो वाणिज्यिक एक्सपीरियंस हम लोगों ने पहले लड़ाई से तो सीखा ही था। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, जो मास प्रोडक्शन पर डिपेंड था, यानी मास प्रोडक्शन पर जो बेस्ड था सोसाइटी, तो मास प्रोडक्शन कब सक्सेसफुल होगा? जब मास कंजप्शन होगा। लेकिन मास कंजप्शन करने के लिए लोगों के पास इनकम भी होना चाहिए, और लोगों के पास इनकम होना चाहिए उसके लिए इनके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट थी नहीं लोगों के पास, तो मास प्रोडक्शन तो क्या था, बेकार जा रहा था। ठीक है, मार्केट जो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही थी, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि अब लोगों को क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो आर्थिक रूप से अस्थिरता थी पूरे जगह पर, तो सरकार ने फिर इसमें हस्तक्षेप किया। ठीक है, दूसरा लेसन जो है कि कंट्री का जो लिंक था वो बाहर के दुनिया से, ठीक है ना, अच्छा था। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो था वही सरकार अचीव कर दे, उससे फ्लो ऑफ गुड, कैपिटल और लेबर जो था वो अच्छे से हो सके। ब्रीफ में वर्ल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ने एक सिस्टम बनाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जाए, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को डेवलप किया जाए, इसीलिए एक मीटिंग रखा गया। ठीक है, तो इसका फ्रेमवर्क तैयार किया नेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन जुलाई 44 में, है ना। ब्रिटेन वुड्स जो है एक जगह का नाम है, यूएसए में, न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, तो यूएसए में एक मीटिंग रखा गया, ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया। ठीक है, ये है माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रिटेन वुड। इसी होटल में क्या किया गया था, फेमस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर इंटरनेशनल संस्थाएं बनी थी। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना की गई। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये दोनों को ट्यूज कहा जाता है। वार के बाद इकोनॉमिक जो था दोबारा से स्टेबिलिटी लाने के लिए इन दोनों संस्था की बहुत अहम भूमिका है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो था 1947 के बाद ऑपरेशन में आया, यानी कि काम करने लगा। और वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे और US जो था, ठीक है, वो ज़्यादा कर यूएस के इसमें ज़्यादा पैसा था, और ये ज़्यादा कर डेवलपिंग कंट्री पे ध्यान देते थे। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनेटरी सिस्टम था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति जो था, चाहे ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था वो उसका रेट फिक्स रेट एक्सचेंज था। तो इन लोगों ने क्या किया कि पूरे विश्व की मुद्रा जो है वो एक हो, तो उसके लिए इसने क्या किया, तय किया डॉलर को, और अमेरिका उसमें पावरफुल था, तो इसलिए अमेरिका को जो डॉलर था उसको इंटरनेशनल करेंसी रख दिया गया, ताकि व्यापार करने में आसानी हो। एक ही तरह का करेंसी रहेगा तो व्यापार आसानी से होगा, इसीलिए, है ना। 1 आउंस गोल्ड का दाम रखा गया 35 रुपया, और पूरा व्यापार, यानी कि पहले जो था अगर जिसके पास डॉलर नहीं था तो वो गोल्ड के रूप में गोल्ड एक्सचेंज के बदले देते थे, यानी सोना देते थे। ठीक है, तो उसी तरह से जो है एक्सचेंज रेट जो था वो डॉलर पूरे वर्ल्ड का करेंसी बन गया, और आज भी डॉलर ही चलता है पूरे वर्ल्ड से। आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। अब है द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, तो जो वार के बाद के जो कुछ साल पहले के हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है उससे क्या हुआ, ट्रेड और इनकम वेस्टर्न नेशन का बहुत बड़ा, यानी कि ट्रेड व्यापार और इनकम जो था जापान में बहुत डेवलप हुआ। वर्ल्ड का ट्रेड 8% से बढ़ रहा था, ठीक है ना, और इनकम भी 5% से बढ़ रहा था, यानी कि इकोनॉमी जो थी वो अच्छे से रिबिल्ड होने लगी थी वार के बाद। ठीक, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जो था वो धीरे धीरे कम रहा। वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी था, वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत सारे देशों ने, जो डेवलप कंट्री सब था, उन्होंने बहुत सारा कैपिटल और बहुत सारा पैसा जो था वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दूसरे देश में इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 2 1945 में ख़त्म हुआ, उसके बाद भी हमारा देश जो था गुलाम रहा 1947 तक। तो कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड का बहुत सारा पार्ट वो यूरोप का बहुत सारा पार्ट यूरोपियन रूल के अंडर में था। तो एशिया और अफ्रीका जो था वो उसमें बहुत सारे मतलब वहाँ पर लड़ाई होने लगा, रेवोल्यूशन होने लगा, क्रांतियाँ हुई कि कॉलोनियल पीरियड को ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारा कॉलोनी ख़त्म हुई, यानी ब्रिटेन जो था और यूरोपियन पावर जिन जिन देशों पे कॉलोनी बना रखा था वहाँ से वो धीरे धीरे करके कॉलोनियाँ आज़ाद होने लगी।
ठीक है। उसके बाद जो पॉवर्टी था इन देशों में वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जो डेवलपिंग कंट्री का जो डिमांड है वो पूरा कर सके। वह IMF वर्ल्ड बैंक से डेवलपिंग कंट्री पैसा ले और अपने देश में सुधार कर सके। ब्रेटन वुड जो थी वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ ज़्यादा नर्म थी, ठीक है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा काम किया और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में बहुत मदद किया, ठीक है। उसके बाद कि बहुत सारे जो पावरफुल कंट्री जैसे लार्ज कॉर्पोरेशन ऑफ अदर पावरफुल कंट्री, फॉर एग्जांपल द US ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। लार्ज कॉर्पोरेशन ऑफ अदर, और बड़े बड़े कॉर्पोरेशन थे जो पावरफुल कंट्री के, एग्जांपल USA, वो किसी तरह से क्या कर रहे थे, जो डेवलपिंग कंट्री है उसका नेचुरल रिसोर्स जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसी समय में बहुत सारा डेवलपिंग कंट्री था, उनको वेस्टर्न इकोनॉमिक से बहुत फ़ायदा पहुंचा 1950 और 60 में। इसलिए उन्होंने क्या किया, संगठन बनाया जिसको G77 कहा जाता है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहां नेचुरल रिसोर्स और मोर डेवलपमेंट, यानी कि जहां से क्या किया जाए, ये इस NIEO बनाया गया। इसका मतलब है कि रियल कंट्रोल, यानी कि ये बनाया गया कि नेचुरल रिसोर्स का जो कंट्रोल होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो प्राइस होगा और मैन्युफैक्चर गुड का जो एक्सेस होगा और जो डेवलप कंट्री में हम अपना सामान बेचेंगे उस सब पे कंट्रोल कौन करेगा, NIEO करेगा। तो ये 77 जो था G77 वो एक संगठन बनाया गया, वो ताकि व्यापार में हम लोग, व्यापार में जो कंट्रियां हैं डेवलपिंग कंट्री, वो सुधार अपना कर सकें। 4 में है इंडो ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब जो था ब्रेटन वुड्स की संस्था है वो डाउन हो जाती है और ग्लोबलाइजेशन जो होता है शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे शुरू होता है कि डिस्पाइट यूरोप, लगातार जो था रैपिड ग्रोथ हो रहा था वार के बाद 1960 में, ठीक है। ओवरसीज ट्रेड के कारण US जो था बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। US का डॉलर जो था वर्ल्ड का डॉलर करेंसी बन गया था, ठीक है, गोल्ड के मुताबिक। उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट था उसको हटा करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा गया, यानी कि जो मुद्रा जो था, डॉलर देखते हैं ना, कभी दाम बढ़ जाता है कभी घट जाता है, उसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारा डेवलपिंग कंट्री जो था वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ आया, क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है। तो लोन उनको मिला भी, और लोन मिलने के बाद उन लोगों ने अपने देश से फिर पॉवर्टी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस सब से गरीबी जो थी वो कम हुई। 1970 में MNC जो थी अपना ऑपरेशन जो था एशियन कंट्री में ले जाने लगी, ठीक है। तो अब जो था चाइना, जो कि पोस्ट वार के बाद 1949 में आज़ाद हुआ, वहाँ क्रांति हुई, वहाँ नई सरकार आई, नई पॉलिसी आई। तो चाइना जो था जब डेवलप हुआ इकोनॉमिक रूप से और सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद चाइना में बहुत सारी कंपनियां गई क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल था। वेजेस जो था चाइना का बहुत लो था, ठीक है, इसलिए बहुत सारी MNC कंपनी जो थी वो चाइना में चले गए। आप देखते होंगे टीवी, मोबाइल फ़ोन, खिलौने, ये सब चाइना के बने हुए रहते हैं। चाइना जो था वो वर्ल्ड मार्केट में अपना बहुत सारा प्रोडक्ट क्या करता है, बेचता है, ठीक है। आज के डेट में चाइना जो है वो बहुत बड़ी इकनॉमी है, इंडिया से भी बहुत बड़ी इकनॉमी है, ठीक है। तो है ना, पिछले 2 दशकों से, ठीक है, कंट्री जैसे इंडिया और चाइना और ब्राज़ील, इस सब में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी गति से हो रहा है। आप अभी भी देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ में, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील तीनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत आगे है और GDP लगातार भारत का बढ़ रहा है। चाइना का तो आगे है ही, और ब्राज़ील भी जो अच्छा कर रहा है। इसीलिए 3 देश जो हैं वो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। इंडो ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि जब पूरे वर्ल्ड जो है एक मार्केट बन जाए और एक देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में बिके बिना किसी इनकम, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग देश की MNC कंपनी दूसरे देश में जाके अपना, है ना, कोई अपना यूनिट सेटअप कर सकता है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, या फिर वहाँ की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल
फ्री ट्रेड को कहा जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटेन वुड ख़त्म होता है और ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। और आज ग्लोबलाइजेशन का असर हम लोग देख रहे हैं और किस तरह से देश और दुनिया तरक्की पर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। और वर्ल्ड वार जो थी 2 वो बहुत ही विध्वंसकारी थी, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 के बाद इकोनॉमी को रीसेप करने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद इकोनॉमी जो थी वो तुरंत रीसेप हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएन की स्थापना हुई और यूएन क्या करता है, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए काम करता है। पूरी दुनिया में व्यापार को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड के हर चीज़ को वो देखता है। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड के ऑर्डर को, वर्ल्ड के पॉलिटिकल, सोशल और इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का आपका अंत था। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसको बहुत टफ चैप्टर समझा जाता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, 2-3 बार समझिए, उसके बाद फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत।